वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन आवर चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगन प्लस मेट्रोन, ट्राइगन का मतलब होता है 3 साइड यानी कि 3 वाली साइड, और हमें पता है कि जो 3 एंगल या 3 साइड होती है वो ट्राइंगल में होती है। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। सो ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, कि हम ट्राइंगल को किस वे में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राइंगल्स के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एंगल की। हमने देखो प्रीवियस क्लास में कहो या छोटी क्लास में हमने जैसे भी एंगल पढ़े हैं, हमने कैसे एंगल बनाते थे? हम एक लाइन ड्रॉ करते थे, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हम डी रखते थे और जो भी हमारा एंगल हमें जितने कभी बनाना होता था सेंटर में रख के डी के पॉइंट से, और हम वहाँ से जो है एंगल को बना लेते थे कि हमने डी रखा, 45 का एंगल है तो जहाँ पर डी में 45 है वो आ जाएगा 45 का, ऐसे सीधा है तो वो आ जाएगा वो 90 डिग्री का। एक हमने एंगल बनाई है विद द हेल्प ऑफ डी, और एक हमने एंगल बनाई है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, है ना। सो इस टाइम पे यानी कि क्लास 11th में जो है एंगल को आप किसी और कंटेंट के रूप में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एंगल को पढ़ना है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखिए। एंगल होता क्या है? द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट अ लाइन अंडरगोज विद revolving about one of its extremities in passing from a fixed initial point or position to another position। ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि वो जितना रिवॉल्यूशन क्या होता है कि एक चक्कर, कितना वो एक चक्कर लगाता है उसका जो भी अमाउंट है वो। अब इसको आप डेफिनेशन को एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस, ठीक है। एक तरह से मैं ये कर देती हूँ, ये हमारे पास एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं किसी भी एंगल, तो कोई भी जो है जो मतलब हमने यहाँ पर जिसको एक तरह से फिक्स रखना है, ये हमारी क्या हो गई है? इनिशियल साइड। अब मान लो ये इसी के साथ अटैच है और इसका जो है ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ा है। जब हम इस वाले हिस्से को ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, हम इसको ऐसे रोटेट करते जाएंगे तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल, यानी कि ये जो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन है वो इसको बोला गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल। ठीक है। तो उस केस में जो ये वाला पॉइंट है यानी कि जो ये फिक्स वाला है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो हमारी साइड होती है इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और जब ये जो है इसके जो जुड़ा हुआ पॉइंट है इससे ये ऐसे मूव करता जाएगा, ये जो साइड जहाँ तक भी जाएगी इसको बोलते हैं हम टर्मिनल साइड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसके अंदर है पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल होता क्या है? देखो, जब हम जो ये वाली रोटेशन है या रिवॉल्यूशन है ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि इस तरह से चलता है एंटी क्लॉकवाइज, तब वो पॉजिटिव एंगल बनाएगा, और जब वो चलेगा क्लॉकवाइज यानी कि नीचे की तरफ चलेगा तब वो बनाएगा नेगेटिव वैल्यू। अब इसको ध्यान से समझिए, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होते। जैसे हमारे पास कोई भी लॉक है, ठीक है, कोई भी वॉच है, तो यहाँ पर वो 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, तो हमारी जो घड़ी की सुई है वो ऐसे चलती है इस तरह से, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। जब वो ऐसे घूमती है तो क्लॉकवाइज, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तब नेगेटिव वैल्यू होती है, और जब पॉजिटिव के लिए वो एंटी क्लॉक चलती है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इस वे में जाती है, तो वो कौन सा होता है? पॉजिटिव एंगल। दोबारा से समझ लीजिए, जब ये इनिशियल साइड बोलते हैं जो फिक्स होती है, जो ऊपर की तरफ जाती है या जो मूव करती है वो होती है टर्मिनल साइड, और इन दोनों साइड के बीच में जो होता है वो होता है हमारा एंगल। ये जो पॉइंट यहाँ पर फिक्स होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। और हम इन दोनों लाइन के बीच का जो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन है इसको क्या बोलते हैं? एंगल। आई होप आपको एंगल की डेफिनेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट है एंगल इन एनी क्वाड्रेंट।
एंगल इन एनी क्वाड्रेंट, ये क्या होता है कि हमारे पास देखो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो इस केस के अंदर आप ये चीज़ देखिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट जो वाई ओ एक्स है, वाई ओ एक्स डैश को बोलते हैं सेकंड, एक्स डैश ओ वाई डैश इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड एक्स ओ वाई डैश को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम कब कहेंगे कि कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है? उसके लिए हमारे पास देखो ये चीज़ है, अगर कोई एंगल लाइक दिस, अगर ये रिवॉल्यूशन यानी कि यहाँ से अगर मैं उठा करके इसको सिर्फ इतना मूव करती हूँ और वो सिर्फ इसके बीच में ही मूव होता है, एंगल जब हम करते हैं टर्मिनल साइड जब इसी के ही बीच में आती है तो वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। जब सिर्फ इसके बीच में आती है, जब वो यहाँ से घूम के यहाँ तक आता है, इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाता है, इसके किसी भी पॉइंट तक आता है तो वो होता है सेकंड। फिर जब वो यहाँ से जाके इस क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट तक आता है उसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली जब वो यहाँ से चल के इस वाले किसी क्वाड्रेंट तक आता है तो वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बोलती हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री और 90 डिग्री से कम के एंगल होते हैं, 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, वो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 से ग्रेटर होते हैं, 90 से ग्रेटर होते हैं और 180 से लेस होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से एंगल होगा आपका 270 के बीच में और फोर्थ में होगा 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। जब 90 डिग्री है या उससे कम का एंगल है तो यहाँ पे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। फिर ये हमारा 90 होता है, 90 और 180 के बीच में जो भी हमारा एंगल बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। ये होता है 270, जब 270 और 180 के बीच का एंगल आएगा तो वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 एंड 360 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आई होप आपको एंगल इन एनी क्वाड्रेंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं मेज़र ऑफ एन एंगल। देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई भी रूम है या हमारे पास कोई भी एक वायर की लेंथ है तो हम उसको डिफरेंट वे ऑफ मेज़रमेंट में मेज़र करते हैं। लाइक अगर मान लो हमारे पास कोई सड़क है, ठीक है, तो हम इसको किलोमीटर में माप सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई है मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इस तरह से हम माप सकते हैं। तो एंगल है उसको हम सिर्फ डिग्री में ही क्यों मापें, मतलब इसी तरह से जैसे हम किसी लाइन को, किसी सड़क को, किसी वायर की लेंथ को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर में मेज़र करते हैं, सेम उसी वे में जो एंगल है उसको हम 3 टाइप्स में जो है मेज़रमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इसको बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम यानी डिग्री मेज़र, सेकंड वन इज़ अ सेंटेंसिमल सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ अ सर्कुलर सिस्टम रेडियन मेज़र, ठीक है। सेक्सागेसिमल सिस्टम के अंदर हम डिग्री को मेज़र करते हैं, डिग्री मेज़र। अब देखो आपको पता है कि एक क्लॉक या एक सर्कल जो है जब वो पूरा एक चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये पूरा जब घूमेगा तो 360 डिग्री वो घूमेगा, ठीक है। इनकी 360 डिग्री जब वो एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो 360 के इक्वल होता है। यानी कि मैं अगर कहूँ कि 1 रिवॉल्यूशन होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर मैंने 1 डिग्री का निकालना है तो 1/360th पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन होगा। ध्यान से देखो जब हमारे पास एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो वो 360 का एंगल बनाता है, तो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल हो गया 360 डिग्री के। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/360 के। और फिर हम इसको फिर से आगे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिएगा, 1 डिग्री 1/1 360th
पार्ट होता है रिवॉल्यूशन का, और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। और एंगल वाली टर्म के अंदर हम मिनट्स को ऐसे डैश से जो है, इस कोमा से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम मिनट को आगे सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, और हम उसको इस तरह से डबल डैश से जो है या डबल कोमा से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और मिनट को हम 1 डैश और सेकंड को हम डबल डैश से जो है वो डिनोट करते हैं। सेकंड वन है इसका सेंटेंसिमल सिस्टम। ये आपके में एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपको ये समझ लीजिए से भी एक बार। अ राइट एंगल इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल ग्रेड। मान लो हमारे पास एक चक्कर जब उसने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम पे 90 डिग्री जो है एंगल कंप्लीट कर लिया, राइट एंगल हो गया, तो उसने उसको 100 इक्वल ग्रेड यानी कि ऐसे ऐसे करके इक्वल करके 100 ग्रेड्स में जो है डिवाइड कर दिया है। तो राइट एंगल के अंदर 100 ग्रेड है, 1 ग्रेड के अंदर 100 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 100 सेकंड होते हैं। अब ध्यान से देखना, जब आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम किया, डिग्री मेज़र किया, तो 1 डिग्री या 1 डिग्री इक्वल था 60 मिनट के। यहाँ पर डिग्री ना होकर के ग्रेड है, ग्रेड की फॉर्म में वो होता है 100 मिनट के। फिर 1 मिनट बोला था हमने 60 सेकंड के, लेकिन ग्रेड के टर्म्स में होता है 1 मिनट 100 सेकंड के। क्लियर? आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर है। थर्ड वन इज़ इम्पॉर्टेंट, सर्कुलर सिस्टम रेडियन मेजर। ठीक है, सबसे पहले रेडियन होता क्या है? रेडियन इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल हुज वर्टेक्स इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। फिर से देखो, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जो फिक्स होता है ये हमारा ओ होता है वर्टेक्स, और उन्होंने इसमें ये बोला है कि जो वर्टेक्स है वो सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो मान लो मेरे पास ये वर्टेक्स है और मैंने ये सर्कल का सेंटर ले लिया। ये प्रॉपर नहीं बना मेरे से हाथ से ना, तो इसको मैं ऐसे ठीक सा कर देती हूँ, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो ये ओ क्या है? इस सर्कल का सेंटर है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड विच कट्स ऑफ बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और इसको हमने सर्कल को एक आर्क से कट किया है। ये जो लाइन हमने कट करी है इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं, ध्यान से समझ लेना। ये हमारी आर्क लेंथ होती है, और जितनी हमारी रेडियस है मैंने उतनी ही रेडियस का आर्क लेंथ कट किया है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये हमारा रेडियन है। अभी समझाती हूँ इसको। देखो, पहले डेफिनेशन हो गई है, एक और डेफिनेशन है इसकी, वो देख लीजिए। अ रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन रेडियन इज डिनोटेड बाई 1c। रेडियन को हम 1c से डिनोट करते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर। देखो, मान लो रेडियन मैं बताती हूँ होता क्या है। ये हमारा कोई भी ओ पॉइंट है जो कि वर्टेक्स है, हमने इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करके मान लो हमारा ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल के अंदर रेडियस हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो रेडियस ही होगा और वो 1 ही होगा। तो मैंने जितनी रेडियस थी उतनी ही हमने एक आर्क लेंथ ले ली है, इसको हम आर्क बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब एक एंगल बनता है थीटा, इसको हम रेडियन बोलते हैं। ठीक है, हमने इस पॉइंट को इससे मिलाया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता यहाँ पर क्या होगा? वो रेडियन, और रेडियन को हम थीटा लिखते हैं। क्लियर है? अब इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझाऊं तो देखो, ये है मान लो हमारे पास सर्कल, मैंने एक यूनिट सर्कल लिया जिसकी रेडियस आपको पता ही है 1 होती है। मैंने यहाँ पर इक्वल आर्क ना लेकर मैंने यहाँ पर आर्क ले ली 2, आर्क ऑफ लेंथ ले ली मैंने 2, आर्क ऑफ लेंथ 2। अब यूनिट सर्कल है तो आपको पता है यूनिट सर्कल में रेडियस हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर रेडियन होता है वो थीटा में होता है, तो मैं थीटा को निकालना है हमने क्या है,
तो मैंने बताया था जितनी आर्क लेंथ होगी उतना ही आपका थीटा होगा, यानी आर्क लेंथ अगर हमारी 2 है तो थीटा भी हमारा कितना होगा 2। सिमिलरली मैंने एक और सर्कल लिया, इसकी रेडियस हमें पता है 1 क्योंकि हमने यूनिट सर्कल पे वर्क करना है, और ये मान लो 1.5 ले ली मैंने आर्क ऑफ लेंथ, तो लेंथ इसकी 1.5 है, रेडियस इसका 1 है, तो रेडियन हमारे पास क्या होगा, रेडियन ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है, लेंथ ऑफ आर्क के, यानी ये भी कितना हो गया 1.5। तो इन दोनों से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब हमें आर्क ऑफ लेंथ, इसको हम एल बोलते हैं, जब हमें आर्क ऑफ लेंथ पता हो, रेडियस पता हो, तो रेडियन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या यूं कहो कि हम इसको एल अपॉन आर लिख सकते हैं। एल हमारे पास इस केस में लेंथ कितनी थी 2, रेडियस कितना था 1, तो रेडियन हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब इसका देखो, एल हमें दे रखा है 1.5, रेडियस है 1, तो हमने रेडियन निकालना है। हमें पता है कि लेंथ आर्क इक्वल होती है रेडियन के 1.5 ही आएगा, लेकिन इसको मैं एल अपॉन आर भी तो लिख सकती हूँ। लेंथ हमारी 1.5, रेडियस हमारा 1, तो रेडियन भी हमारा कितना है 1.5। ठीक है, तो मैं आपको कहने का मतलब है ये चीज़, ये रिलेशन है आपका एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू। ठीक है, आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हमने डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी है। देखिए ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया कि जब एक सर्कल है, ये मान लो यहाँ से हमने एंगल बनाना स्टार्ट किया, आपको पता है कि जब यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, अगर ये पूरा ऐसे घूम के यहीं पे है, मतलब ऐसी सिर्फ लाइन है, और यहाँ पर एंगल हमेशा किसका बनता है 180 डिग्री का। जब वो पूरा घूम गया, यानी कि पूरा चक्कर उसने लगा लिया, तो एंगल कितना बन गया 360 का, यानी कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल है। अब हमने यूनिट सर्कल लिया, तो रेडियस हमारी कितनी हो गई 1, तो हमने आर की वैल्यू कितनी ले ली 1। और अब देखो, जैसे मैंने कहा कि उसने एक चक्कर पूरा किया, रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो 360 का उसने एंगल बनाया, और ये हम इसको सरकमफ्रेंस भी तो बोलते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी तो यही होता है कि वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो सरकमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्कल कितनी होती है 2πr, और ये भी वही है कि ये डिग्री में है, उसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया, तो डिग्री किसके इक्वल है 360 के। मैं कह सकती हूँ कि 2πr किसके इक्वल है 360 के, क्योंकि ये भी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे डिग्री बना रही है, और ये इसका फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल है 2πr। अब हमने यूनिट सर्कल लिया था, तो आर की प्लेस पे हमने 1 लिख दिया, तो यहाँ पर आ गया 2π इक्वल टू 360, तो पाई की वैल्यू करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 180। तो हमने डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन बताना है, तो मैंने यहाँ पर 30 45, क्योंकि डिग्री क्या होता है एंगल, यानी कि एंगल कितनी डिग्री के होते हैं 30 45 60, ठीक है 90 180 270 360। तो अब हमारे पास देखो, यहाँ से जब मैंने 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो पाई की वैल्यू आ गई 180, तो यहाँ पे पाई हमने रेडियन में लिया, डिग्री आ गया 180। फिर सिमिलरली मैंने एक एक स्टेप को खोला है इससे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 पाई इज इक्वल टू 180 से 3/2 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी है, पाई को मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, 180 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, 2 ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, तो 3π/2 इज इक्वल टू आ गया 270 के। तो 270 के नीचे हम रेडियन कितना लिख देंगे, किसके इक्वल है ये 3/2 के, 3/2 पाई के। ठीक है, सिमिलरली ये 90 कब आया है, देखो मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया है 1/2 से, इसको भी 1/2 से, इसको भी 1/2 से, तो यहाँ से π/2 किसके इक्वल हो गया 90 के, तो 90 के यहाँ पर मैंने लिख दिया है π/2। क्लियर, तो ऐसे ही हमने इन तीनों के लिए भी निकालना, 30 का निकालोगे तो π/6 आ जाएगा, 45 का निकालोगे π/4 आ जाएगा, और 60 डिग्री का निकाल लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/3। तो ये रिलेशन है डिग्री के बीच में और रेडियन के बीच में। ठीक है, आपको सिर्फ ये लेना है कि एक रिवॉल्यूशन जो है वो जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंसेस भी यही होती है 2πr, रेडियस हमने 1 लिया तो 2π इक्वल टू 360 आ गया, और इससे हम किसी भी डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर,
स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आर्क एंगल रिलेशन। ये मैंने अभी अभी आपको देखो समझाया है यहाँ पर कि आर्क ये है, रेडियस ये है, तो हम थीटा यानी कि रेडियन को हम L/R लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया ये। यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लीजिए। मान लो मैंने एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस क्या है 1 है और आर्क ऑफ लेंथ 1/2 है। 1/2 को ओपन करेंगे 1.5, तो रेडियन भी आर्क ऑफ लेंथ के इक्वल होता है, तो रेडियन हमारा आ गया 1.5। सिमिलरली मैंने एक सर्कल लिया, यूनिट सर्कल, रेडियस 1, आर्क ऑफ लेंथ 2, तो आर्क ऑफ लेंथ इसके 2 है, तो थीटा भी कितना आ जाएगा 2 रेडियन। तो मैं लिख सकती हूँ कि थीटा को हम L/R लिख सकते हैं जब क्या हो, सर्कल कौन सा हो, यूनिट सर्कल। तो ये रिलेशन है आर्क लेंथ में और एंगल में। क्लियर। थीटा जो है वो आर्क लेंथ के कंटेक्स्ट में हम ऐसे लिखते हैं, थीटा इक्वल टू L/R। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो हम कुछ आइडेंटिटीज़ रिकॉल कर लेते हैं जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी कि 3.2 में है और आपने वो 10th क्लास में ऑलरेडी कर रखी हैं। तो वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा बाई sin थीटा के, कोसिकेंट 1 बाई साइन के, सीकेंट 1 बाई कोस के, कोट 1 बाई tan के। ये आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पूरी डिटेल में जो है वो कर रखी हैं। और एक आपको ये फॉर्मूले भी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के होता है, दैट इज़ हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम tan के कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, तो हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, और कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। लास्ट वन है जो आपको रिकॉल कराना है, वो ये साइन थीटा कोस टैन कोट सीकेंट और कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज़ आपको पता है। एक ट्राइंगल है, ये हमारी साइड परपेंडिकुलर के लिए मैंने P ले लिया, बेस के लिए B ले लिया, हाइपोटेनियस के लिए H ले लिया। हमने 10th क्लास में फॉर्मूला किया था, आई होप आपको सभी को याद होगा। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, फिर नीचे से इसको स्टार्ट करना है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है वो साइन थीटा की वैल्यू है, कोस की है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन की है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा की बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट की हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसिकेंट थीटा की हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। आप इसको कहीं पर भी वीडियो में अगर आपको कुछ भी स्पीड लगता है तो वीडियो का आप पॉज कीजिए, फिर से उसको ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया इजीली आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।